हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर मिश्र सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एम बाय अचीव डिफेंस एग्जाम्स पे। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएं, खुद को एक्नॉलेज कर दें और क्लास को बेटा लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो आपका अपना फेवरेट वोकैबुलरी सेशन में शुरू करने वाला हूँ। जल्दी से बेटा सब लोग लाइव आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और कैसे हैं आप सब लोग, अपने बारे में ज़रूर बताते जाएं। टुडे वी हैव हेयर टू गो। जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देता हूँ भाई, वोकैबुलरी में हम आपको कराते हैं, आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है जो आप घर से पढ़ के आते हैं, होमवर्क देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो जो आपने कल पढ़ा था उसकी पहले आज प्रैक्टिस होगी, देन वी विल स्टार्ट द न्यू वर्ड्स टुडे। और जो आज आप पढ़ेंगे उसका कब होगा बेटा टेस्ट, उसका मंडे टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करता हूँ अपने बायो के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर मिश्र सिसोदिया। आई हैव डन माई डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर। 14 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और बहुत सारे एग्जाम्स की बेटा प्रिपरेशन कराई है। तो शुरुआत करता हूं आज का आपका सेशन विद अ कोट, मोटिवेशनल कोट के साथ। आपकी मोटिवेशनल कोट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन बना रहना चाहिए कुछ भी करने के लिए, चाहे हम पढ़ें या फिर हम सक्सेस की तरफ बढ़ें या कुछ और काम करें, वॉट एवर। बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द लाइफ। लेट्स सी, अब्राहम लिंकन की एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्रिएट। मतलब एक कहावत है ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेजेंट को सुधारना है। एवरीथिंग विल बी फाइन। आपका आज प्रेजेंट है, ये डे है। अगर आपने आज की सारी चेकलिस्ट बना के एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली तो आपका पास्ट हमेशा बेस्ट होगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ पास्ट में ऐसी छोड़ी नहीं जो नहीं हुई है। तो पास्ट आपका वैसे ब्यूटीफुल हो जाएगा और आपका फ्यूचर जो हसल बसल में रहता है ना, वो भी कभी नहीं होगा। तो अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं, इन अ टाइट कंपार्टमेंट में जीते हैं ऑफ द प्रेजेंट, तो आप यकीन माने आप एक हैप्पीएस्ट लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझना होता है। तो इसीलिए भाई यही कहा गया है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर अच्छा तरीका जानना है तो उसको क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब बात आती है आपके लिए फैक्ट ऑफ द डे के लिए। बिल्कुल, आपको वैसे तो करंट अफेयर्स कासिफ सर शाम को 8 बजे से पढ़ाते हैं, सारी बातें वहाँ डिस्कशन होती ही होंगी, लेकिन हम भी एक फैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं सुबह सुबह जो आपको काम आ जाए। तो भाई आज का दिन क्यों मनाया जाता है? आज का दिन है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन मतलब ये जो रेगिस्तान बनता जा रहा है, ड्रॉट माने सूखा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब बात ड्रॉट की चली है तो एक वर्ड यहाँ आपको मैं और सिखा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये तो ड्रॉट आपको दिखाई दे रहा है, सूखा होता है। एक होता है DRAUGHT ड्रॉट। बेटा ड्रॉट क्या होता है? ये होता है हवा का झोंका। इट्स कॉल्ड करंट ऑफ एयर। ठीक है, हवा का झोंका, इट्स कॉल्ड करंट ऑफ एयर। जब हवा चलती है तो उसको भी हम ड्रॉट कहते हैं। चलो एक और वर्ड आपको साथ के साथ मिल गया। इसमें ए आता है तो आप इसको ए को ऐसे एड्रेस कर लेंगे, ए फॉर एयर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो भाई आज का दिन हमने क्यों मनाया? डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट से फाइट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। कॉम्बैट का मतलब भी युद्ध होता है, ये तो लाइनों में ही वर्ड्स के वर्ड्स बने पड़े हैं। द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 17 टू प्रमोट public awareness of international efforts to combat desertification. The day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is achievable through बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इन्वॉल्वमेंट है एंड कॉपरेशन एट ऑल लेवल्स। तो इसको करा जा सकता है अगर हम लोग सही से काम करें तो हमारी जो अर्थ है वो ग्रीनर होती चली जाएगी। ठीक है, सो गुड। नाउ अब समय आता है भाई आपके नॉलेज टेस्ट का। अब जितने बच्चों ने कल का पैसेज पढ़ा है, अब होती है उनकी नॉलेज टेस्ट। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान भी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NATO NATO? ठीक है, आप बता भी सकते हैं, इसके लिए पैसेज पढ़ा हो या ना पढ़ा हो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पैसेज पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुरू करें। कौन सी बेटा करेक्ट फॉर्म होगी? नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्दर्न अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो जल्दी से आंसर देना शुरू करें। फटाफट फटाफट बेटा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डालते चले जाएं, जल्दी से आंसर करें।
बहुत बढ़िया, वेल डन। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पैसेज बिना पढ़े भी इसका आंसर तो दिया जा सकता था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप बिना पैसेज पढ़े नहीं दे सकते, जैसे दिस वन, द आर्टिकल फोकसेस ऑन राइवलरी ऑफ विच टू कंट्रीज। ऐसे कौन से दो देश हैं जिसके बीच में राइवलरी की बात इस पैसेज में की गई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पैसेज पढ़े कभी नहीं दे सकते। तो जिन्होंने पैसेज पढ़ा है वो जल्दी से बताएं, क्या आंसर होगा द यूएस एंड चाइना, या फिर द यूएस एंड रसिया, रसिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। जल्दी से आंसर करो, और आंसर देने का तरीका आपको मैंने बता रखा है। पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर लाइक 2, ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे इसका आंसर। तो जल्दी से आंसर करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट कर सकते हैं। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज द यूएस एंड चाइना। इन दोनों को बेटा पैसेज में डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलो, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसका प्रोनाउंसिएशन यदि कर दिया तो फिर तो आपको सही हो ही जानी है, ठीक है। मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं, तब तक आप मुझे आंसर दे दो। इस वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ करने के लिए कंपेल करते हैं, हम किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इतना कुछ याद आ गया होगा। एक लड़की की पिक्चर लगी हुई थी, कुछ ऐसे उसने हाथ लगाए थे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी, जिससे समझ आ रहा है कि शी वॉज कंपेल्ड टू डू समथिंग। उसको कंपेल किया गया था कुछ करने के लिए, वो चाहती नहीं है। तो अब इतना सब कुछ मैंने बता दिया वर्ड के बारे में, पिक्चर याद दिला दी, अब आप आंसर दे सकते हैं। तो क्या आंसर होता है बेटा, कोसिव। बिल्कुल सही आंसर आप करो, बेहतरीन, कोसिव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब देखो यहां से होती है हमारी शुरुआत मेन। कल हमने वर्ड्स कराए थे, अब देखना यह है कितने बच्चे उस सीक्वेंस को मेंटेन कर सकते हैं। बात समझ गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु कैन मेंटेन द सीक्वेंस, टेक योर टाइम। और कौन इसका सबसे पहले आंसर देगा। भाई देखो फिर फॉलोअर तो बहुत बन जाते हैं ना, डिपेंड करता है कौन कम समय में आंसर कर सकता है। हम 10-12 वर्ड कराते हैं, 5 रूट वर्ड आपके सामने हैं। लेट्स सी कितने बच्चे इसकी करेक्ट सीक्वेंस बना सकते हैं। जल्दी से आंसर दे के दिखाओ, देखना है किस में कितना है दम और किसका आंसर आता है सबसे पहले। फटाफट फटाफट बेटा आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर देना शुरू करो। पहला वर्ड है राइवलरी, कोसिव अभी लिखा गया था, 45 ये तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, रिफ्रेन करना और टसल। टसल तो याद आ गया होगा, टसन दिखाना, टसल करना, ठीक है। तो जल्दी से आंसर मार्क करो, ठीक। और बच्चों आज ही एमवाइब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, आपकी सारी बुक्स की प्रॉब्लम, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगी। हजारों क्वेश्चंस, लाखों क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सारी बुक्स वहाँ डली हुई हैं, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमवाइब की अपनी एक बिग बुक है, जैसा नाम है वैसी ही वो बुक है, इतनी बड़ी किताब, समझ गए। तो सारे क्वेश्चंस बिग बुक के अंदर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ही जल्दी से जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और भाई अपना काम करना शुरू कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। राइवलरी, कल सबसे पहला यही वर्ड था, राइवल, विरोध। तो विरोधी के लिए ब्रेस, एश्यू, एंटागनिज्म, ब्रॉल या प्रेम्पटोरी क्या होगा। तो पहला वर्ड समझ आ रहा है कि ये तो एंटागनिज्म होगा। राइवलरी क्या होती है, एक फीलिंग होती है ना, जब आप ये कहते हो कि भाई हमें मतलब फीलिंग है कि कुछ गलत होने वाला है, जो आपको याद आ रहे हैं वो मिला सकते हो, ठीक है। कोसिव का आंसर होगा बेटा प्रेम्पटोरी, किसी बात को मतलब जोर से कहना, ठीक है। 45 ये तो आसान ही है, ताकत, ताकत के लिए क्या होगा बेटा, ब्रेस कर लेना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों टसल एंड रिफ्रेन। अब टसल क्या था, टसल तो हमारा था टसन, ठीक है। टसन क्या होगा, टसन विल बी दैट वन, ओके। और भी रिफ्रेन क्या होगा, एश्यू कर देना, मना कर देना। सो द करेक्ट सीक्वेंस वुड बी CEABD, CEABD। वर्ल्ड ने जिन्होंने ये लिखा उन सबके आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा CEABD। लेट्स सी, गुड, दिस इज द सीक्वेंस वी हैव, ठीक है। तो ये है बच्चों अब आपका द हिंदू वोकेबलरी। जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि आप जैसे यहाँ देख रहे हो कि हमने कुछ करके दिखाया है, आपने ये किया है, ये सारी इंटरेक्टिविटीज़ आपको एप्लीकेशन पे ऐसे ही करने के लिए मिल जाती हैं। दूसरी बात ये भी है भाई कि जो बच्चे आज पहले दिन आए हैं, अब यहाँ से आपके लिए सेशन कर रहे हैं हम शुरू, यहाँ से आप लोग सीखें, पढ़ें और नेक्स्ट क्लास में आप ऐसे ही आके बेटा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके दिखाएं। बात समझ गए। तो इसका मतलब चीज़ें सीखनी है, यहाँ वोकैब से पढ़ाई नहीं जाती है, याद करवाई जाती है।
मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जब इस क्लास के बाद जाएं तो एक टेबल बनाएं, उस टेबल में अपना वर्ड लिखें जिसको हम रूट कहते हैं, जो भी रूट वर्ड्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, जो मेन वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके 2 सिनोनिम मीनिंग लिखें, 2 सिनोनिम लिखें, 2 एंटोनिम लिखें। अगर आपको मैं 10 वर्ड पढ़ाता हूँ और आप इतना कर देते हैं तो आप यकीन माने आप 50 वर्ड्स पे काम कर जाते हैं डेली। और अगर 50-50 वर्ड की टेबल डेली बनेगी और वो 50 शब्द जो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, वो 50 शब्द नहीं जो मैंने एक पेपर से पढ़े हैं और पेपर के हटने के बाद मुझे याद नहीं रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज 50 वर्ड्स, वो 50 वर्ड्स जो मुझे आंख बंद करके याद हैं, जिन्हें मैं लिख सकता हूं, मैं उन 50 वर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो शुरू करता हूं। देखो, द हिंदू वोकैब है बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स किसी ना किसी आर्टिकल से लिखे जाते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या है बेटा? अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है अधिकारातीत। अब हिंदी सच में बहुत डिफिकल्ट होती है, हमें लगता है कि सर हिंदी बता देंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड, बट ऐसा है नहीं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बेटा बियॉन्ड योर लीगल पावर और अथॉरिटी, तुम्हारी लीगल पावर और अथॉरिटी से परे, यानी कि ये इंसान सारी अथॉरिटी लीगल पावर से परे है। ओके, दैट्स एन एडवर्ब। लेट्स सी। तो हमने क्या देखा बेटा? हमने लिखा द शेयर होल्डर्स कुड रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग व्हाट बेटा? अल्ट्रा वायर एक्टिविटीज, इससे अलग कर देता है, ठीक है। द कंपनीज बेटा एक्शंस इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम वर अल्ट्रा वायर्स एंड देयरफॉर द बेटा कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया गया। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके जो आधिकारिक क्षेत्र होता है उससे परे रहती है। जैसे ये सेंटेंस कह रहा है ना, आ शेयर होल्डर कोड रिस्ट्रेन द कंपनी, वो रिस्ट्रेन कर सकता है कंपनी को फ्रॉम अंडरटेकिंग, लेने से अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। द कंपनीज एक्शन इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बेटा कंपनी के जो एक्शंस है ना, एंटर करना किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। देखो एक अच्छी बात यहाँ ये भी है, एक मैं आपको ग्रामर का रूल बता देता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा। देयर इज अ वर्ड एंटर, ठीक है, ये वर्ड है एंटर। बेटा एंटर के बाद हम कभी भी इन या इनटू प्रपोजिशन नहीं लगाते, आपको याद आता होगा, ठीक है। ही एंटर्ड इनटू द रूम ऐसा नहीं बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न समझ लेंगे। जब एंटर के बाद कोई फिजिकल सराउंडिंग्स आ जाएं तब कभी भी आप इन या इनटू नहीं लगाते। जैसे एंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा, एंटर द रूम होगा। और जब चीज़ें नॉन फिजिकल हो तब इनटू लगता है। जैसे यहाँ क्या लिखा गया बेटा? अ कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, तो ये जो इनटू है ये सही लिखा गया है। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तब ये सही होगा। तो दीज आर द सेंटेंसेस वी हैव। तो अल्ट्रा वायर्स ऐसा समझो कि आपको एक एक्स्ट्रा वायर दे दिया गया। इसको याद कराने का तरीका मैं आपको टिप बताऊंगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, बड़ी अच्छी सी टिप होगी यहाँ पे, ठीक है। समझो क्या है, देखो बेटा अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? एग्जाम्पशन होगा, इंडैमनिटी होगा, मतलब रूल्स को तोड़ देना, बाहर निकल जाना, ठीक है। सी अपोजिट क्या होगा? इंट्रा वायर्स, लिमिट में होता इंट्रा वायर्स होना। अब अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? देखें, सम पीपल आर बियॉन्ड लीगल बाउंड्रीज एंड टू बाइंड देम विद वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ वायर्स और अल्ट्रा वायर्स। मतलब कहीं ना कहीं बेटा उन्हें रिस्ट्रेन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, वरना वो अल्ट्रा वायर्स हैं, मतलब लिमिटलेस हैं, बाहर हैं, ठीक है। सो दैट वर्ड इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेरीनेस। बेटा आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है? इट्स कॉल्ड मनमानी करना, मतलब अपने तरीके से काम करना, इट्स आर्बिट्रेरीनेस होगा, नाउन है। द अनफेयर एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ पर्सनल पावर, जब हम अपनी पर्सनल पावर का अनलिमिटेड यूज करते हैं, होता है ना मन चाहा, जैसा मैं चाहूँ वैसा, कोई मुझे रोक नहीं कर सकता है, कोई मुझे रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन चांस रादर देन बीइंग प्लान्ड और बेस्ड ऑन रीजन, ना तो कोई प्लान है ना कोई रीजन है, बस बाई चांस है, जो मन करा वो कर दिया। क्यों? कोई रीजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस आपका मन है। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरीनेस, आप अपने मन से काम करते हैं, ठीक है। दैट वर्ड इज कॉल्ड आर्बिट्रेरीनेस, मन चाहा। आर्बिट्रेरीनेस मतलब मन चाहे तरीके से। द कैरेक्टर ऑफ दुर्योधन इज अ लेसन ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस इन द महाभारत। याद आ गया? अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें जो
दुर्योधन का कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं बेटा लेसन है आर्बिट्रेरीनेस का, क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। ही डिडंट हैव एनी प्लानिंग, ओके, ही वॉज डूइंग वॉट एवर ही वॉन्टेड, वो वही कर रहा था जो वो चाहता था। सो दैट्स कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। नेक्स्ट है जस्टिस इन दिस कंट्री सफर्स फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल ऑफ इम्प्यूनिटी, आर्बिट्रेरीनेस एंड अब्यूज। अब बात आती है कि जस्टिस इस कंट्री में किससे सफ़र होता है, मतलब किस वजह से जस्टिस नहीं मिलता है। वेरी हाई लेवल ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का बहुत हाई लेवल है। आर्बिट्रेरीनेस है, लोग मनचाहा काम करते हैं, मन है करेंगे नहीं करेंगे। अब्यूज़ यानी कि चीज़ें बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन आता है इम्प्यूनिटी क्या है। अब अगर ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो उनको समझाना तो जरूरी बन जाता है ना। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है बेटा फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रॉम द अनप्लेजेंट रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डन। बेटा किसी का अनप्लेजेंट रिजल्ट होना या फिर फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रॉम द अनप्लेजेंट रिजल्ट, किसी भी अनप्लेजेंट रिजल्ट से बच के निकल जाना, फ्रीडम मिल जाना बेटा पनिशमेंट से, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। तो यहाँ वेरी हाई लेवल ऑफ इम्प्यूनिटी है, लोग ऐसे ही बच के निकल जाते हैं क्राइम करने के बाद में। और आर्बिट्रेरीनेस है, मनचाहा काम करते हैं, अब्यूज है। सो दैट वर्ड इज कॉल्ड योर भाई क्या आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, मनचाहा काम करते हैं। अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक बार इनको देखते हैं। बेटा कैप्रिशियसनेस, आप सनकी हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ग्रसित हैं, आपको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब मन करता आता है तब काम कर लेते हैं, जब मन आता है नहीं करते हैं। आप रिस्ट्रेंड हैं, आपको बांध रखा है। आप रेशनल हैं, लॉजिकल हैं, ठीक है, रेशनल है ना, तार्किक हैं, लॉजिक से काम करते हो, प्लान्ड काम करते हो, सोच समझ के काम करते हो, ठीक। अब देखो टिप टू रिमेंबर क्या होगा, ऐसे समझ लो, वर्ड्स के अंदर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्बिट्री फ्लोइंग द बिट्स इन अ ट्रे रैंडमली, मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि एक आर्बिट्रेटर को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ बिट्स, बेटा बिट्स बहती जा रही हैं, ठीक है, किसमें, इन अ ट्रे रैंडमली, मतलब कोई चीज़ है, ट्रे है, उसके अंदर चीज़ें ऐसे रैंडम बहती जा रही हैं, कोई प्लान नहीं है उनके बहने का, तो आपने कहा आर्बिट्री। तो एक एग्जाम्पल सोच के देखो, ट्रे के अंदर चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और अगर वो ऐसे ही भागने लग जाए तो दैट्स कॉल्ड आर्बिट्री। तो ये ऐसे बेटा आपको ये याद करना होगा। वोकैब सिर्फ पिक्चर्स की मदद से सीखी जा सकती है, वोकैब कहानियों की मदद से सीखी जा सकती है, निमोनिक्स की मदद से सीखी जा सकती है। तो वी हैव टू ट्राई, हमें ऐसे ही कोशिश करनी होगी, नहीं तो बच्चों हम तो भूलते ही रहेंगे। वर्ड्स आपने इतनी बार याद किया होगा, और कोई भी वर्ड आप याद करते हैं उसको भूल जाते हैं, तो कोशिश करो कि आप ना भूलें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड, रिपग्नेंट। बेटा रिपग्नेंट क्या है, इट्स प्रतिकूल। अब प्रतिकूल जैसे देखो, ऐसा एक्सप्रेशंस आपने भी दिए होंगे कभी ना कभी, आप किसी जगह से निकले, वहाँ बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, आप ऐसे नाक बंद कर लेते हो। आपने कभी फ्रिज खोला, अगर पिछले 2-3 घंटे से लाइट नहीं थी तो फ्रिज में से भी ऐसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। या आपने कोई आर्टिकल बहुत लंबे समय तक फ्रिज में पड़ा रहने दिया, तभी भी बेटा ऐसी स्मेल आने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिपग्नेंट। अब रिपग्नेंट क्या है, दैट्स एन एडजेक्टिव मेकिंग यू फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करते हो, पसंद नहीं करते हो, इट इज़ कॉल्ड रिपग्नेंट, ठीक है। चलो समझते हैं इसके बारे में, वर्ड के बारे में एग्जाम्पल देखते हैं। वी फाउंड हिज सजेशन एब्सोल्युटली रिपग्नेंट। भाई मुझे उसके सजेशन इतनी बुरे लगते हैं जितनी बुरी तरीके से इसने नाक बंद की है, मतलब मैं बहुत उसको डिसलाइक करता हूँ, आई हेट, ओके। देखो बच्चों, ये वर्ड तो मैं लिखते जा रहा हूँ और मतलब मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहा हूँ, यूजेस आपको बता रहा हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ आपको बता रहा हूँ। बट आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ करें। जितनी बार आप वर्ड्स को लिखेंगे बेटा उतनी ही बार आपको वर्ड याद होगा। अभी तक मैंने जितने वर्ड्स पढ़ाए हैं उनको बार बार लिखते चले जाओ, एनलिस्ट करते चले जाओ, तभी आपको समझ आएगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई फाइंड योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दीज वीमेन क्वाइट रिपग्नेंट। मुझे तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना टूवर्ड्स दीज वीमेन, वो ऐसा लगता है कि रिपग्नेंट है, तुम इन्हें हेट करते हो। तो किसी का बिहेवियर किसी के लिए रिपग्नेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन रिपग्नेंट हो सकती है, किसी का सजेशन आपके लिए रिपग्नेंट हो सकता है, यानी कि जिसे आप हेट करते हो, दैट कॉल्ड रिपग्नेंट, ठीक है। चलो
अब वोकैब में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे एक बार नज़र डालते हैं, क्या क्या हो सकता है। रिपग्नेंट, ठीक है, देखो भाई सिनोनिम क्या होगा, एबोरेंट होगा। और अगर हम एबोरेंट को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारा वर्ड निकल के आता है ABHOR, एबर। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें याद है, इसका मतलब तो हेट होता है। तो बेटा ऐसे ही वोकैब याद की जाती है। कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने से भी वर्ड्स की स्पेलिंग में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ट्राई टू ब्रेक द वर्ड, उसके सफिक्स को हटा के देखने की कोशिश करो, मिलेगा कुछ ना कुछ। ऑफेंसिव आसान है, किसी के लिए ऑफेंसिव हो जाना यानी कि किसी को उल्टा सीधा कह देना। अट्रैक्टिव, किसी की तरफ खींचे चले जाना। फैसिनेटिंग, कहते हैं ना ये चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं, आई एम फैसिनेटिंग टुवर्ड्स इट, मैं इसकी तरफ बिल्कुल पागल हूँ, क्रेजी हूँ, खिंचा चला जाता हूँ, ठीक है। अब हमने कहा वर्ड रिपग्नेंट, देखो रिपग्नेंट इज लाइक रिपल्सिव, पग, सो हेटफुल और ऑफेंसिव टू द माइंड। मतलब कोई भी चीज़ है बेटा, रिपल्सिव का मतलब भी होता है, रिपल्सिव पग है कोई छोटा सा कोई चीज़ है, सो हेटफुल और ऑफेंसिव टू द माइंड, जो माइंड के लिए हेटफुल हो, ऑफेंसिव हो, दैट इज कॉल्ड रिपग्नेंट। तो यहाँ तक के वर्ड्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे दिखाएं कि कौन कौन से वर्ड हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। डू एज फास्ट एज पॉसिबल, फटाफट बेटा इनको करते चले जाओ, बिल्कुल भी देरी ना करें। नेक्स्ट आ जाओ, देखते बेटा आज का नेक्स्ट वर्ड कंटेंशन। और ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, ये तो आप सबको बहुत बढ़िया से याद होगा। मैं लिख देता हूँ एक बात और आप कहेंगे हाँ सर ये वो है जो बचपन से याद है। बोन ऑफ कंटेंशन, याद आया बेटा, सबको याद आ गया होगा बोन ऑफ कंटेंशन। जब हमें इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, जब हमें इंग्लिश के मुहावरे पता चला, तो बेटा ये उन मुहावरों में से हैं जो सबसे पहले हमें पता चले थे। बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, ठीक है। जैसे आपने कहा कि कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सेम दैट्स कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़ा। देख रहे हो, सेम पिक्चर। तो कंटेंशन का मतलब होता है, इट्स अ नाउन, TION आ गया। तो आपने कहा एंगर बिटवीन पीपल हु डिसएग्री, ठीक है, नाराजगी ऐसे लोगों के बीच में जो डिसएग्री करते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान डिसएग्री करते हैं, इसीलिए तो नाराजगी है, एग्री करते तो नाराजगी होती ही नहीं। तो बोन ऑफ कंटेंशन मुहावरा याद रहेगा, झगड़े की जड़, ठीक। सी वन एरिया ऑफ कंटेंशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सरी केयर। बेटा वन एरिया ऑफ कंटेंशन, एक एरिया है बेटा झगड़े का, क्या, इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सरी केयर। क्या है बेटा, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटेंस को, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अनअवेलेबिलिटी होगा। अब सही है, वन एरिया ऑफ कंटेंशन इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ नर्सरी केयर। बेटा एक झगड़े की बात ये भी है क्या कि अनअवेलेबिलिटी है किसकी, नर्सरी केयर की, ठीक है भाई, नर्सरी केयर नहीं है इसलिए झगड़ा हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस रिमेन्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, बेटा हेल्थ सर्विसेज का जो प्राइवेटाइजेशन होता है वो भी क्या कर रहा है, रिमेन्स, वो बना हुआ है अ पार्ट ऑफ कंटेंशन। कहीं ना कहीं बेटा झगड़ा इस वजह से भी है कि हेल्थ सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं झगड़े के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है भाई, नेक्स्ट है कंटेंशन का मतलब एक्रीमोनी होगा। एक्रीमोनी मतलब होता है एक्रीमोनियस बिहेवियर, जब मेरा आपसे झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो मेरे आपके बीच में। एकॉर्ड आपको याद आ गया, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत रटवा दिया। कॉर्ड माने रस्सी होती है, एकॉर्ड माने एग्रीमेंट होगा, डिस्कॉर्ड माने अलग अलग होगा, डिसएग्री होगा, और कंसेंसस का मतलब होता है हम सहमति में हैं, ठीक है। अब कौन टेंशन, देखो कैसे याद करोगे कंटेंशन को, ऐसे याद करो, कौन टेंशन दे रहा है भाई, यू आर इन टेंशन व्हेन यू आर्ग्यू। तो तुम टेंशन में चला जाते हो जब तुम आर्ग्यू करते हो। तो क्यों, कौन टेंशन है यानी कि कौन टेंशन यानी कि कौन आर्ग्यूमेंट है, कौन डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। याद करने का तरीका है, ये टिप टू रिमेंबर सिर्फ आपकी मदद करने के लिए है। नेक्स्ट फिड्यूशरी, बहुत अच्छा वर्ड बेटा। फिड्यूशरी कौन होते हैं, विश्वासरित। अब देखो विश्वासरित कौन होते हैं, अब फिर समझने में दिक्कत है। हिंदी मुझे लगता है इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल लग रही होगी भाई, समझे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तभी भी आपको लग रहा होगा सर हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उससे तो इंग्लिश ही आसान है, ठीक है। लेट्स सी द फिड्यूशरी, दैट्स एन एडजेक्टिव रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ समवन एल्सेज मनी इन अ सूटेबल वे।
बेटा फिड्यूशियरी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे यहाँ लगा हुआ है, जो आपके पैसे को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। आपके फिड्यूशियरी हो जाएंगे जब आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो वो आपके पैसे को लिखा हुआ ना, रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ समवन एल्सेस मनी इन अ सूटेबल वे, कि आप किसी के पैसे को, या आपके पास बहुत पैसा है तो जो इंसान आपके पैसे को अच्छे से डील करता है, उसको सही जगह इन्वेस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड फिड्यूशियरी। ठीक है, सी एग्जाम्पल देखते हैं भाई। मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस। मैनेजमेंट के पास और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बेटा फिड्यूशियरी क्या है, फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस है। बहुत सारे ऐसे ऑब्लिगेशंस है कि कैसे उसको पैसे को ठीक से डील किया जाए। दे हैव अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास बेटा अपनी एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? टुवर्ड्स द डॉलर ऑफ शिकागो स्टेट डेविस है। डेविस ने कहा है कि भाई उन्हें तो जो हमारे शिकागो स्टेट के डॉलर्स हैं ना, उसको बहुत अच्छे से डील करना है, सूटेबल तरीके से इन्वेस्ट करना है। दैट वर्ड इज कॉल्ड फिड्यूशियरी। ठीक है, चलो स्पेलिंग बहुत अच्छी है, स्पेलिंग याद कर लेंगे, FIDUCIERY फिड्यूशियरी। अब फिड्यूशियरी का मतलब क्या हुआ भाई, जो आपके पैसे को बहुत अच्छे से डील करता है। तो वो कौन होगा? वो ट्रस्टवर्दी होगा और रिलायबल होगा। ठीक है, अपोजिट क्या होगा भाई? ट्रेचरस होगा, धोखेबाज है। परफिडियस होगा, जिसने आपकी परफिडी, चोरी करना, ठीक है, जिसने चोरी कर लिया। अब देखो फिड्यूशियरी को याद करने का तरीका क्या है। FI यहाँ कैपिटल है, इसका मतलब फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल डीलिंग फॉर बेनिफिशियरी, दैट इज फिशरी। तो फिड्यूशियरी कुछ कुछ निकल के आया वर्ड। ठीक है, तो यही समझने की कोशिश करना है। और यहाँ डीलिंग से उठा दो डी। तो आपने कहा कि क्या बना, फिड्यूशियरी क्या होता है? फाइनेंस डीलिंग फॉर बेनिफिशियरी। आप जब फाइनेंस में डील करते हैं अपने बेनिफिशियरी के लिए, तो उसको फिड्यूशियरी कहा जाता है। आप बेनिफिशियरीज उन्हें बनाते हैं जिन पे आपका ट्रस्ट होता है, या जो आपके ट्रस्टवर्दी पीपल हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी। ओके, चलो बढ़िया। ये टिप टू रिमेंबर है, इन्हें कोशिश किया करो ब्रेक करने की, थोड़ा ध्यान से इन्हें देखा करो, याद रह जाएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वर्ड है अब हमारा ये वाला, बेयर। अब बेयर क्या है? आरक्षित है, खाली है, बेयर है। दैट्स एन एडजेक्टिव, नॉट कवर्ड विद और प्रोटेक्टेड बाई एनीथिंग एम्प्टी। देख पा रहे हो, जैसे सिटी है, कोई कवरिंग नहीं है, ऑलमोस्ट खाली दिखाई दे रहा है, इट्स बेयर, नॉट प्रोटेक्टेड। तो कई चीज़ें हो सकती हैं, नॉट प्रोटेक्टेड है, एम्प्टी है, नॉट कवर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड बेयर। ओके, इस सिटी की कंडीशन को आप देख ही रहे हो। तो इस ऐसे चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करा करो, सोचा करो क्या सर बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी से एग्जाम्पल भी बनाते जाओ, जो वर्ड्स पढ़ें वो लिखते चले जाएंगे। सी, अब हमने क्या कहा, बेयर वायर्स वर स्टिकिंग आउट ऑफ द केबल। बेटा देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, केबल से कुछ तार बाहर निकल जाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं नंगे तार। अब ये नंगे तार का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्हीं को हम बेयर वायर्स कहते हैं। ठीक है, अब तो बता सकते हो ना नंगे तार। ठीक है, नंगे तार नहीं कहना है, इट्स कॉल्ड बेयर वायर्स। ठीक, करंट होगा उसमें, और जिसमें करंट होता है उसको लाइव वायर कहते हैं। ठीक है, तो बेयर वायर्स वर स्टिकिंग आउट ऑफ द केबल। द फ्रिज वॉज कम्प्लीटली बेयर। हमारा फ्रिज तो पूरी तरीके से खाली हो गया, यानी कि एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो दैट वर्ड इज कॉल्ड बेयर। अब चलो थोड़े से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर नजर डाल लेते हैं, क्या हो सकते हैं देखते हैं। अब सिनोनिम क्या होगा बेयर का? इट शुड बी अनकवर्ड होगा या फंडामेंटल होगा। क्या होगा बेटा, सुनो, दैट विल बी अनकवर्ड, बड़ा सीधा सा है, और फंडामेंटल होगा। नेक्स्ट है आपका इनक्रस्ट होगा। इनक्रस्ट मतलब किसी के अंदर कुछ डाल देना। इनकॉर्पोरेट करना, बदलाव लेके आना, जैसे कहते हैं ना भाई आपने बदलाव लेके आए, कहाँ इनकॉर्पोरेट होगा, कहाँ डाला जाएगा, कैसे अप्लाई होगा, कैसे चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेट करना। याद कैसे रखना है, बेयर कैन बी रिमेंबर्ड फ्रॉम बेयर फुट। मुझे लगता है याद है भाई, आप कहते हो ना बेयर फुट है, नंगे पैर, तो बेयर फुट से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बेयर फेस्ड भी कह सकते हैं, ऐसे इंसान भी जिनका जो बेयर फेस्ड होते हैं, मतलब नंगा चेहरा, इसका मतलब इनको शर्म नहीं आती है, तो बेयर फेस्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। गुड, आई होप यू ऑल आर गेटिंग द वर्ड्स, और सब के सब याद भी हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, वर्ड है स्क्रूटिनी, संवीक्षा। अब संवीक्षा याद कर लो या स्क्रूटिनी याद कर लो, चॉइस इज योर्स। भाई ये तो आप ही की चॉइस है ना कि आपको याद क्या हो रहा है। ये सीधा सीधा स्क्रूटिनी, ये संवीक्षा। तो हिंदी के अगर ऐसे संवीक्षा वर्ड भी बोलोगे ना, तभी भी कोई कहेगा भाई कहाँ से लेके आते हो शब्द, हमें तो समझ ही नहीं आते। तो संवीक्षा है, और क्या है, स्क्रूटिनी है। स्क्रूटिनी मतलब केयरफुल एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन।
किसी चीज़ का कंप्लीट और केयरफुल एग्जामिनेशन। आपने सुना होगा कि उसका जो शीट है वो स्क्रूटिनी के लिए गई है, दोबारा से चेंज होगी, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। जैसे ये पिक्चर से आपको दिख रहा होगा, मैग्नीफाइंग लेंस लेके देख रहा है, इसका मतलब जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, कोशिश यही है। देखो यहाँ पे, हर आर्ग्यूमेंट डजेंट रियली स्टैंड अप टू स्क्रूटिनी। बेटा तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो डज नॉट रियली स्टैंड अप टू स्क्रूटिनी, उसको किसी समीक्षा की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा है वो सही है, वो गलत है ही नहीं। द डॉक्यूमेंट्स शुड बी अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा वो सारे के सारे पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि पब्लिक भी उसकी समीक्षा कर सकती है, सही है गलत है। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कहते हैं कि उसके खिलाफ ये स्कैम हुआ था, वो स्कैम हुआ था, तो एक दो बार कुछ लोगों ने कहा था कि अगर स्कैम्स हुए हैं, गवर्नमेंट बार बार उनके मुद्दे बनाती है, तो क्यों ना वो सारे के सारे स्कैम्स या सारे के सारे केसेस पब्लिक के लिए ओपन कर दिए जाए, उन्हें किसी वेबसाइट पर डाल दो जिसका मन वो पढ़ ले, सबको पता चलना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्क्रूटिनी। समझ गए? तो अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं ये समझना बाकी है। जल्दी से आप सेंटेंसेस लिखो और अभी तक जितने वर्ड्स पढ़ाए हैं उनकी लिस्ट लिख के दिखाओ। डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, करो बेटा फटाफट फटाफट। इंस्पेक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। इंस्पेक्शन का मतलब होगा कि कॉलेज इंस्पेक्शन होगा, याद आ रहा है। परयूजल होगा भाई, देखा जाएगा, समीक्षा होगी, सही क्या है गलत क्या है। ग्लांस माने नजर डाल देना, पीक कर देना, ठीक है, ये सिर्फ देखना होता है। इमेजिन स्क्रूटिनी एज टू इंसर्ट अ स्क्रू इन द वॉल। बेटे स्क्रूटिनी आपने कहा स्क्रू है, ठीक है, और कैसे स्क्रू, TINY, टाइनी, छोटा सा है। तो अगर इस छोटे से स्क्रू को वॉल में डालना होगा तो आपको बहुत कंसंट्रेशन दिखानी होगी, यानी कि सोच समझ के डालना होगा कि ये छोटा स्क्रू है, इसको पकड़ा कैसे जाए, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए या वॉच रिपेयरिंग के टाइम पे आपने देखा होगा बड़े छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, आपको लगेगा तो देखे भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे बेटा स्क्रूटिनी के लिए, यानी कि छोटे से स्क्रू के लिए बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो बताओ याद हुआ या नहीं याद हुआ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ड्स के अंदर से ही आप कुछ ऐसा ब्रेक करें कि आप उस वर्ड को याद रख पाएँ, ठीक है, वरना वर्ड याद नहीं होगा ऐसे ही। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बढ़िया सा वर्ड है, बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्कॉमिटेंट। बेटा क्या है कॉन्कॉमिटेंट का मतलब क्या होता है? दैट्स एन एडजेक्टिव, समथिंग दैट हैपन्स विद समथिंग एल्स एंड इज कनेक्टेड विद इट। कोई किसी चीज के साथ होता है, कनेक्टेड है। कॉन्कॉमिटेंट यानी कि दैट्स एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है सहगामी, यानी कि सहगामी, साथ में कुछ घटित हो जाना। दोबारा से ध्यान से समझो, को माने साथ हो रहा है ना, कमिट हो रहा है, को कमिट, को कमिट पे ध्यान दो, को कमिट, कमिटमेंट होना, साथ में, साथ साथ चलते रहना। समथिंग दैट हैपन्स विद समथिंग एल्सेस एंड इज कनेक्टेड विद इट, जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ मेमोरी इज अ नेचुरल कॉन्कॉमिटेंट ऑफ ओल्ड एज। बिल्कुल सही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मेमोरी कमजोर होती चली जाती है, ये दोनों सहगामी हैं, इनको कॉन्कॉमिटेंट कहा जाता है। याद रखेंगे, बढ़िया, परफेक्ट एग्जाम्पल। Any increase in students means a concomitant increase in money for the university. अगर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में तो भैया किसका कॉन्कॉमिटेंट है कि यूनिवर्सिटी में पैसा भी आएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्कॉमिटेंट। जब आप एक चीज करते हो साथ के साथ दूसरा होने लग जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉन्कॉमिटेंट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सहगामी हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ओके, चलो अब कहेंगे आपके साथ सिनोनिम क्या होगा। देखो बड़े आसान सिनोनिम है, सिनोनिम्स मुश्किल नहीं है। पहला कनेक्टेड होगा, एक्कम्पनी होगा। दूसरा अनअटैच्ड होगा या डेस्परेट होगा, अलग अलग। तो देखो कौन का मतलब टुगेदर होगा, कमिटेंट मतलब साउंड्स लाइक कमिटमेंट, वही मैं बता रहा हूँ। साथ साथ कमिटमेंट होना, एज बढ़ती जा रही है, आदमी की मेमोरी जा रही है, कॉन्कॉमिटेंट होगा, ठीक है। दैट वर्ड इज कॉल्ड कॉन्कॉमिटेंट। सॉरी भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन कौन होता है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है अधिनिर्णयन। भाई वाह, आज के हिंदी के वर्ड किसी के सामने बोलो तो उसको डिक्शनरी ढूंढनी पड़ जाए कि इस वर्ड का ही मतलब क्या है। इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी वर्ड के लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़ जाएगी, ठीक है। क्या है बेटा? दैट इज अधिनिर्णयन, नाउन है, ओके।
द प्रोसेस ऑफ जजिंग अ कॉम्पिटिशन, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी कंपटीशन को जज करता है, उसको आप क्या कहते हैं? एडजुडिकेशन। भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना, जज होते हैं, कोई कंपटीशन है, कौन बताएगा कौन सही खेला, कौन गलत खेला, कौन हारा, कौन जीता? दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। ओके, लेट्स हैव अ लुक ओवर सम एग्जांपल्स। द केस वाज रेफर्ड टू अ हायर कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। अब सही है भाई, अगर आप लोअर कोर्ट में केस हार जाते हैं तो आप अपर कोर्ट में अप्लाई करते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फॉर व्हाट? एडजुडिकेशन। कि भाई ध्यान से देख के बताओ सही गलत क्या है। द लीगलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इज स्टिल अंडर एडजुडिकेशन इन द कोर्ट्स। जो लीगलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन है ना, इज स्टिल अंडर एडजुडिकेशन इन द कोर्ट्स। वो कोर्ट्स में अभी भी मतलब देख रेख के अंदर है, यानी कि अभी उसका निर्णय लेना बाकी है। ठीक है, चलो सिनोनिम क्या हो सकते हैं एक बार देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। बेटा आर्बिट्रेशन होता है, मध्यस्थता और वर्डिक्ट होता है। ठीक है, इसके अपोजिट नहीं है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं ना, अब एडजुडिकेशन है, इसका अपोजिट क्या ढूंढोगे? ठीक है, तो कोई अपोजिट नहीं है। एड अ जज एंड अ डिसीजन विल बी मेड, एक जज को ऐड कर दो, डिसीजन विल बी मेड, डिसीजन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बेटा हमारा एक फ्रेज है क्विड प्रो क्यो, पढ़ा होगा क्विड प्रो क्यो, बेटा देखा तो बहुत बार होगा आपने कहीं ना कहीं। इसका मतलब होता है अ थिंग गिवन इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स। आपने कुछ किसी चीज़ के रिटर्न में दे दिया, जैसे आपने कहा द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस्ड फूड एड एज अ क्विड प्रो क्यो फॉर द स्टॉपिंग ऑफ वायलेंस। गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम वायलेंस रोक दो, आपका खाना पीना खर्चा पानी सब हम उठा देंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यो, कि आप सब कुछ उठा लेंगे क्योंकि आप इसके लिए बेटा रुके हुए हैं। ठीक है, चलो तो भाई ये आज के हमारे वर्ड्स थे, ये एडिटोरियल है। द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा है, द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको आप पढ़ के आएंगे, बड़ा अच्छा सा पैसेज है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बताता हूँ कि ये क्यों पढ़ना है। देखो आपके किसी भी एग्जाम में जो रीडिंग एबिलिटी है वो भी 30 to 40% पार्ट को कवर करती है। कोई एग्जाम हो, चाहे वो CDS है, NDA है, FCAT है, SSC है, बैंक है, व्हाटएवर, तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। रीडिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जम्बल्ड है, वर्ड अरेंजमेंट है। ठीक, यूजुअली ये क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तो आपके वो सही हो जाते हैं। दूसरा, जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं ना, वो वर्ड्स कहीं ना कहीं इस पैसेज के ही हैं, तो इसी पैसेज को पढ़ने से उन वर्ड्स का रिवीजन भी हो जाएगा, तो वर्ड्स को कॉन्टेक्चुअली कैसे यूज़ किया जाता है आप ये भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कल क्लास में आएंगे यानी कि मंडे को, तो आपको इसका टेस्ट देना होगा, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप सचमुच में पढ़ते हैं। ये बाद में बेटा हम एक छोटा सा आपके लिए क्विक रिवीजन लेके आते हैं कि जो पढ़ाया वो है क्या। अल्ट्रा वायर्स पढ़ाया अधिकारातीत होगा, यानी कि बियॉन्ड लीगल पावर अथॉरिटी, कोई बेटा आपके बियॉन्ड है, मतलब एक्स्ट्रा वायर्स है, समझ लो कि आप उसे रोक ही नहीं सकती हैं। आर्बिट्रेरीनेस, मन मर्जी है आपकी। रिपग्नेंट, आपको बहुत बुरा लगता है, डिसलाइक करते हो। कंटेंशंस का होगा बेटा, विवाद होगा। और फ्यूजिशरी, आपका एक ऐसा इंसान जो पैसे को डील करता है, बेयर माने विदाउट होगा। बेटा स्क्रूटिनी मतलब संवीक्षा होगी, यानी कि केयरफुल और कंप्लीट एग्जामिनेशन। कॉन्कॉमिटेंट, जो साथ में कमिटमेंट करता है, साथ में चलता है। एडजुडिकेशन क्या होगा भाई, निर्णय होगा, अभी मतलब प्रोसेस है। एंड क्विड प्रो क्यो का मतलब है रिटर्न में कुछ दे देना। तो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। आपको सेशन कैसा लगा आप ये मुझे जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए मिलते हैं मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और क्लासेस को बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तो आप भी और आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। Keep imbibing. We believe in you.